and so US president और फ्रेंच प्रेसिडेंट में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और वहाँ पर प्योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस आर ड्राफ्टेड. तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात करें तो इट्स द नेशंस मोस्ट सीनियर ऑफिस एंड इट आउटरैंक्स ऑल अदर पॉलिटिशियंस. फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एंड पीपल टेक अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन देम. नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में फ्रेंच प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनमस पावर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं. इमैनुअल मैक्रोन इज द करंट प्रेसिडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इन मार्श. The youngest president, he is the youngest president in French history ever since Napoleon, who has been the youngest head of state before him. Now let's talk about the powers and functions. So सबसे पहले उसी तरह he is the constitutional head of the state, supreme commander of the armed forces. He names the cabinet, who are approved by the Congress, National Assembly and Senate. फ्रांस में he presides over the meetings of the cabinet. Cabinet को वहाँ पर council of ministers कहा जाता है. He signs all treaties, laws and executive orders and ordinances. ये बातें आपको पता है generally. So US president on the other hand is both head of state and head of government. तो ये एक फर्क है. एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर ये है दैट ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर जो भी इलेक्शन में जीत कर आते हैं उनको एंड अदर मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविल एंड मिलिट्री. ही इज द सुप्रीम कमांडर एंड डायरेक्ट्स द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ द मिलिट्री. लाइक यूएस प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट मिलिट्री के ऊपर मिलिट्री पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कंट्रोल करता है. इसकी बहुत ज्यादा मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इसमें. सो फॉर इंस्टेंस फ्रैंको होलांडे जो पिछला प्रेसिडेंट था, ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ कॉम्बैट ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2012. सो दैट वाज हिज डिसीजन. पार्लियामेंट वगैरह का चक्कर कोई नहीं, उसने डायरेक्ट अपनी जो पावर्स थी इंडिपेंडेंट उनके जरिए मिलिट्री डिसीजंस लिए. फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑल्सो डायरेक्ट्स द फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली. इसमें मैं आपको काफी मिसालें दूंगा. फॉर इंस्टेंस इमैनुअल मैक्रोन्स पिवट टू रशिया एंड डाइवोर्सिंग अमेरिका पॉलिसी, मैक्रोन्स एंटी ईयू एनलार्जमेंट पॉलिसी अगेंस्ट ईयू एक्सेशन विद अल्बानिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया. So he was against that. Macron's backing of Kurdish forces in response to Turkish invasion of northern Syria in Operation Olive Branch 2018. His continuation of Operation Barkhane in African Sahel region, which started in the tenure of Hollande. President Macron condemned US withdrawal from Iran nuclear deal. So you see that French president has a lot of power in terms of foreign policy. तो पूरी security, external security, military, strategic और foreign policy French president control करता है और dictate करता है. Unlike US, the treaties and orders are not subject to ratification by any of the chamber of the legislature in France. तो फ्रांस में US के अंदर हमें पता है कि कोई भी foreign treaty जो साइन करता है प्रेसिडेंट उसे सेनेट से रेटिफाई करवाना पड़ता है हमेशा. लेकिन फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली ऑन हिज ओन इनिशिएटिव कैन डू दिस थिंग. सो इज वेरी पावरफुल इन दैट रिगार्ड. एक इसके अंदर छोटा सा सब पॉइंट है कि एक्सपेंशन ओवर टाइम ज्यादा कैसे हुआ प्रेसिडेंशियल पावर में. तो पहले तो सिर्फ इधर तक लिमिटेड था, लेकिन अब पावर फ्रेंच प्रेसिडेंट की मजीद बढ़ गई है दो रीजन की वजह से. द एंड ऑफ कोहैबिटेशन. कोहैबिटेशन फ्रांस के पॉलिटिकल लेक्सिकन में यूज किया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी से है क्योंकि वो लेजिस्लेचर में इलेक्शन जीत के आए हैं और प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से. इसे कोहैबिटेशन कहते थे कि दो डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कोहैबिटेट कर रहे हैं इकट्ठे. तो ये खत्म हो गया ओवर टाइम. नाउ जनरली जिस पार्टी की का प्रेसिडेंट होता है उसी पार्टी की लेजिस्लेचर में भी डोमिनेंस होती है. तो चूंकि प्रेसिडेंट जनरली पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता था, तो अब उसी की पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में भी है तो वो एक बहुत सुप्रीम पावरफुल पोजीशन अस्यूम कर लेता है. वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन भी उसकी हो जाएगी क्योंकि पार्टी के मेंबरान जो हैं वो उसके मर्जी के. दूसरा, अनस्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट. सो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी का डायरेक्ट अब इम्तजाज है, इनमें लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं. सो व्हाट यू डू एक्सटर्नली इम्पैक्ट्स यू इंटरनली एज वेल. टेररिस्ट अटैक्स में हमें इसकी सबसे वाज़ेह शक्ल नजर आई कि इराक और सीरिया में जो फॉरेन पॉलिसी थी फ्रांस की और दूसरे ममालिक की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईसिस की शक्ल में हमें इन द हार्ट ऑफ यूरोप नजर आता है. तो जब आईसिस ने पेरिस अटैक्स किए, फिर फ्रांस में इमरजेंसी लगा दी गई, तो प्रेसिडेंट का रोल जिसका एक्सटर्नल पॉलिसी में रोल है वो ऑटोमेटिकली रोल क्रीप इन करना शुरू हो गया इंटरनल पॉलिसी में भी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही बिकॉज एक्सटर्नल पॉलिसी
डोमेस्टिक पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है. उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स आर इन्यूमरेटेड इन 10, 11, 12. Power to convene or prorogue parliamentary sessions, right to address the parliament. Like POTUS, he can send messages to the parliament. Promulgation of law within 15 days following its submission to the government. Dissolve the National Assembly after consulting Prime Minister and the President of both houses, he can do that. तीसरी अगली इसकी लेजिस्लेटिव पावर ये है that he can submit a bill to a referendum. तो फॉर इंस्टेंस कोई बिल अगर वो देता है चाहता है तो वो बिल को रेफरेंडम में भेज सकता है. अगर वो पार्लियामेंट से चाहता है कि वो एक बिल पास करें और उसे एक्ट में कन्वर्ट करें और वो नहीं करते हैं या वो फेल हो जाए तो यू कैन प्रेजेंट दैट टू रेफरेंडम. और अगर अप्रूव हो जाता है रेफरेंडम में तो he can promulgate that bill in 15 days. POTUS does not enjoy this privilege कि उसके पास कोई तरीका नहीं है खुद लेजिस्लेशन पास करने का, ना पार्लियामेंट में ना ही वो उसे रेफरेंडम में पेश कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो वीटो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस की ज्यादा है फ्रेंच प्रेसिडेंट से. कुछ चीजों में उनकी पावर ज्यादा है, कुछ चीजों में उसकी ज्यादा है. सो वीटो पावर जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास ज्यादा है. फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंट है he can just request one another reading by the assembly once. वो एक रीडिंग रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक नजरसानी इसकी कर ले, ये मेरी रिकमेंडेशंस वगैरह हैं, आप इस पे नजरसानी कर लें. और सिर्फ एक दफा रिक्वेस्ट कर सकता है. उसके बाद अगर पार्लियामेंट करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पोटस लेकिन सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो हमने डिस्कस किया था वो उसके पास एग्जिस्ट करता है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर किसी बिल की वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है या इन कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ही कैन रेफर द बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल. पोर्टस डज नॉट एंजॉय दिस प्रिविलेज. वो सुप्रीम कोर्ट में लोग भेजते हैं तो वो चैलेंज होती है तो वो चीज जुडिशियल रिव्यू में जाती है. लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को भेज देता है कि ए लो पढ़ो कानून, चेक करो कि ये क्या वैलिड है या नहीं है, इन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से तजाद में तो नहीं है. जुडिशियल पावर्स की बात की जाए तो he has the power of pardon, reprieve and amnesty. He appoints 3 members to the constitutional council. टोटल इसके मेंबर 9 होते हैं. रिमेंबर 3 प्रेसिडेंट करता है, 3 प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट करता है और 3 प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली करता है. अच्छा, इससे पहले एक हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी एग्जिस्ट करती है फ्रांस में जिसका काम है जो अपॉइंटमेंट्स करती हैं तमाम जुडिशियल ब्रांचेस के अंदर जजेस की, हायर जजेस की. जैसे हमारी जुडिशियल कमेटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, वहाँ हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी एग्जिस्ट करती है. वो बेसिकली सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करते हैं. जो उस हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी के मेंबर्स हैं 9 मेंबर्स आउट ऑफ 20 वो पहले प्रेसिडेंट किया करता था, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी पावर थी. लेकिन ओवर टाइम वो पावर उससे ले ली गई है. नाउ दी हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी इज आल्सो एन इलेक्टेड बॉडी. तो बेसिकली इसको कोशिश की है उन्होंने टू मेक इट मोर इंडिपेंडेंट. अच्छा, ये मैंने लिखा है सिमिलर टू पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ज्यादा ये दिस इज सिमिलर टू पाकिस्तान जुडिशियल कमेटी. ये हम डिस्कस भी करेंगे जब हम 18th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे. Comparison with POTUS, US president also enjoys judicial patronage of pardon, reprieve and amnesty. ये वाला can appoint judges of higher judiciary but subject to approval by the Senate, but still वो appoint कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस. तो इसी के more or less similar power है इस केस के अंदर. इमरजेंसी पावर्स में यूएस प्रेसिडेंट लैक्स दिस इमरजेंसी पावर, बट आर्टिकल 16 के तहत जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी if there is an imminent threat to the republic. During emergency, the president acquires almost dictatorial powers. Examples of the historical emergencies 1955 में जब अल्जीरिया में political unrest था due to calls for independence, तब emergency लगाई गई. 1958 में जब दोबारा uprising हुई अल्जीरिया में and afterwards they got independence, तब emergency लगाई गई. 1961 में चार्ल्स डिगोल जो उनका पहला प्रेसिडेंट था फिफ्थ रिपब्लिक में, उसके खिलाफ एक फेल कू हुआ जिसके बाद डिगोल ने इमरजेंसी लगाई. 1984 में न्यू कैलेडोनिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ एक छोटा सा जजीरा है जो बेसिकली अभी भी फ्रांस के अंदर आता है, कंट्रोल में आता है. जस्ट लाइक हवाई जैसे यूएस का एक यहाँ अलास्का एक आउटपोस्ट स्टेट है उनकी. तो वहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही थी, तब इमरजेंसी लगाई गई न्यू कैलेडोनिया के अंदर, फ्रांस में नहीं. 2005 में सिविल अनरेस्ट था फ्रांस में, फ्रांस के अंदर तब इमरजेंसी
लगाई गई। नवंबर 2015 में पेरिस अटैक्स हुए तब इमरजेंसी लगाई गई, और रिसेंटली जो कोविड-19 के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई प्रेसिडेंट की तरफ से। इमरजेंसी के अंदर यही होता है कि अरेस्ट की पावर्स, डिटेंशन की पावर्स, रेड करने की पावर्स, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट स्पेसेस को करने की पावर, आपके राइट्स थोड़े से सबड्यू हो जाते हैं, तो रियासत के पास एक स्विफ्ट एक्शन की पॉसिबिलिटी होती है और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट कमांड कर रहा होता है। फाइनेंशियल पावर्स इन अ वे बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट अंडर प्रेसिडेंट। इसी तरह यूएस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड सबमिट्स budget request with the help of the Office of Management and Budget and possesses a veto power over spending bills, लेकिन एंड पे सारे पैसों की अप्रूवल कांग्रेस देती है। इसी से रिलेट करता है गवर्नमेंट शटडाउन वाला आइडिया, बिकॉज कांग्रेस अक्सर अप्रूव नहीं कर पाती बजट्स को। इट्स अ वेरी बैड हैंड राइटिंग। गवर्नमेंट शट I can do good. Yeah, so इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब इलेक्शन का प्रेसिडेंट का ताल्लुक किस तरीके से है, वो किस तरीके से इलेक्ट होता है, एक तो वो वीडियो आप लाजमी देखें जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दी थी आपको, वो इससे डायरेक्टली रिलेट करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि वो फ्रेंच सिटीजन होना चाहिए। दे मस्ट फर्स्ट गैदर 500 सिग्नेचर फ्रॉम इलेक्टेड ऑफिशियल्स लाइक मेयर्स। बेसिकली यह है कि हर बंदा मुंह उठा के प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़ने लग जाए फ्रांस में। इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई भी कर सकता है इलेक्शन कंटेस्ट, लेकिन इस तरह बहुत फ्रिवलस एप्लीकेशन और बहुत फ्रिवलस कैंडिडेट्स ना आ जाएं, सीरियस कैंडिडेट्स आए, या जो कैंडिडेट्स पॉपुलैरिटी रखते हैं वो आए। उन्होंने ये कहा कि तब तक आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते जब तक आप 500 सिग्नेचर्स नहीं लाते डिफरेंट इलेक्टेड ऑफिशियल्स के। फॉर एग्जाम्पल मेयर एक इलेक्टेड ऑफिशियल है, इस तरह और जो इलेक्टेड लोकल लेवल पे ऑफिशियल्स हैं आपको उनके 500 के सिग्नेचर्स चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस। वन कैन ओनली सर्व फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 terms. Electoral process is that they are directly elected. Voting happens on Sundays except the French territories in Americas, वहां पे संडेज में नहीं होता। 2 round सिस्टम ऑफ वोटिंग मैंने आपको बताया 2 round सिस्टम क्या है, उस वीडियो में भी आप देखिएगा। इफ नो कैंडिडेट गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन फर्स्ट राउंड, top 2 candidates contest in second round. No one receives absolute majority in first round generally. De Gaulle has come closest with 44% of the votes, लेकिन वो भी पहले राउंड में कभी कोई 50% से ऊपर नहीं गया। अगर कोई भी 50% पहले राउंड में ले ले 50% से ज्यादा तो वो सीधा जीत गया, मगर कभी किसी ने इतने लिए ही नहीं। So this was today's lecture. Now in the next Welcome back, guys. In this lecture, we're going to discuss French judicial system and particularly their notion and their concept of administrative law, droit administratif. This concept of administrative law is basically हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स डिस्कस करने के बाद। सबसे पहले तो ये कि stems from Roman law. उनका ज्यादा लॉ है that is based on the French Civil Code of 1804 which was developed under Napoleon the First. Judiciary is independent from the executive and legislature. हमने ये इनका separation of powers का principle बुनियाद दी। They have 2 main branches. जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले, आपको एक मिसाल के तौर पे बताया था that they have ordinary courts and they have administrative courts. Ordinary courts deal with criminal and civil litigation, criminal and civil law, and administrative courts deal with administrative law, which is supervises the government and handles the complaints. तो मिसाल क्या है इन दोनों की? So basically आइडिया इस तरीके से है कि they have ordinary courts जो कि जिनका 3 स्टेप प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जिनका 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं पाकिस्तान में आपको मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि इन पाकिस्तान अगर मैंने कोई पर्सनल तौर पर कोई गलत काम किया है, या मेरा पर्सनल कोई मामला है कि मेरा आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच किया है, या आपने मेरे पैसे देने और आपने मेरे पैसे नहीं दिए, एक सिविल मामला है ये, तो भी हम पाकिस्तान में सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे। या अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और मैंने किसी को जख्मी किया है, किसी नुकसान पहुंचाया है और मेरे खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा होता है,
तो भी हम पाकिस्तान में उसी कोर्ट में जाएंगे, इवेंचुअली वहां से होता होता वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो बुनियादी तौर पर एक छोटा सा फर्क है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट का, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके सिविल केसेस जाते हैं, सेशन कोर्ट के अंदर आपके क्रिमिनल केसेस जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक ही जज दो डिफरेंट हैट्स पहन सकता है, लेकिन वो कोर्ट जनरली सेम है। और ऊपर जब उसका मुकदमा हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वही हाई कोर्ट सुनेगी उस केस को, वही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। और तो ये तो होगी एक ऑर्डिनरी बात, यानी कि एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन मैंने सिविल और क्रिमिनल एक्शंस किए हैं तो मैं एक कोर्ट में गया हूँ। लेकिन अगर मैंने एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, कोई एज एन असिस्टेंट कमिश्नर कोई फैसला सुनाया और उस फैसले से किसी को इतराज है पाकिस्तान के अंदर, तो भी वो सिविल कोर्ट में जाएगा, तो भी वो हाई कोर्ट में रिट करेगा मेरे खिलाफ, सेम कोर्ट। तो कोई सेपरेट कोर्ट्स में नहीं जा रहा वो मेरे फैसलों के खिलाफ या मेरे खिलाफ। So I, in the capacity of individual, ordinary citizen, or I in the as a capacity of a civil servant, government servant, मेरे खिलाफ दोनों केसेस में आपने अगर कोई मुकदमा करना है तो आप सेम कोर्ट्स में ही जा रहे होंगे बुनियादी तौर पे। बट दैट्स नॉट द केस इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो ऑर्डिनरी केसेस हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चलते हैं, और अगर कोई सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी में कोई काम करता है तो उसके खिलाफ केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में चलते हैं। हाँ, वो सिविल सर्वेंट भी जो क्राइम्स या जो मसले उसकी ऑर्डिनरी या एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाएंगे। मगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी कोई उनके सिविल सर्वेंट्स ऑफिशियल्स हैं वो कोई फैसले करते हैं, डिसीजंस करते हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमात चलेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में चलेंगे। सो ये आप देखें कि उनका ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं। जो सबसे पहले ऑर्डिनरी केसेस ऑर्डिनरी इंफीरियर कोर्ट से शुरू होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन तक जाते हैं। आप ये समझ लें कि उनकी इंफीरियर कोर्ट हमारी सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्विवेलेंट है, उनकी कोर्ट ऑफ अपील हमारी हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है, उनकी कोर्ट ऑफ सेशन सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत के केसेस हैं, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो डिसीजंस किए उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट से वो स्टेट काउंसिल में जाते हैं। आप ये समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के केसेस में ये वो हमारी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट के केस में हाई कोर्ट और स्टेट काउंसिल केसेस में सुप्रीम कोर्ट है। सो दैट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट एक होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होती है कि जो सिर्फ उस कोर्ट के पास होती है, उसके अलावा किसी और की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, जहां से केस शुरू होता है उन्हें कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है क्रिमिनल के केसेस में, और आपकी जो सिविल कोर्ट है वो है सिविल केसेस के अंदर। और फिर वो वहां से सिविल कोर्ट के केस जो है वो सिविल केस अगर तो वो सेशन कोर्ट में जाता है, और अगर वो क्रिमिनल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो दैट्स कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। वहां पर जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो इंफीरियर कोर्ट है। उसके बाद एक अपील कोर्ट एग्जिस्ट करती है, तो ये उनकी अपील कोर्ट है ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में, और ये इनकी सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अपील। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स फ्रांस के अंदर सेपरेट हैं, बाकी दुनिया में पाकिस्तान वगैरह में वो एक ही तरह की चलती हैं। ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में डिस्टिंक्शन नहीं है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मैंने आपको बताया हर स्ट्रीम की एक एग्जिस्ट करती है। वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, यूके में सुप्रीम कोर्ट है। फ्रांस में ये 4 तरह की है बेसिकली। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन हो गई जो ऑर्डिनरी केसेस के लिए केसेस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। एक आपकी स्टेट काउंसिल होगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और स्टेट काउंसिल में भी जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जुडिशियल कैपेसिटी में बैठते हैं। तीसरी उनकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जो कि जिसका जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू किया जो हमने डिस्कस किया था, जिसके 9 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, 3 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, 3 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली। सो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो कि जुडिशियल रिव्यू चेक करती है। और एक उनकी चौथी कोर्ट एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट कोर्ट जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स काउंसिल, जो ये देखती है कि अगर ये XYZ कोई मुकदमा मेरे पास है तो क्या वो ऑर्डिनरी कोर्ट की केस में जाता है या स्टेट काउंसिल की केस में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल में जाएगा। सो कोई केस हो सकता है कि जिसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन कहेगा ये ऑर्डिनरी केस है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी ऑर्डिनरी कैपेसिटी में किया है। स्टेट काउंसिल का नहीं, ऐसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है। तो ये फड्डा बन गया इनके बीच में। तो फिर जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स इसको रिजॉल्व करेगी और देखेगी कि ये किस कोर्ट में जाना चाहिए मुकदमा।
या हो सकता है कोई मुकदमा आता हो जो दोनों इनकार करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन कहे हमने नहीं ये केस सुनना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का काम है, स्टेट काउंसिल सुने, स्टेट काउंसिल कहे हमने नहीं सुनना, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन का काम है। तो उस केसेस में भी फिर जुरिसडिक्शनल डिस्प्यूट काउंसिल देखती है कि ये केस किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में लाया करता है। फीचर्स क्या हैं उनके जुडिशियल सिस्टम के? सबसे पहले तो एक सिविल लॉ है। कॉमन लॉ कंट्रीज बेसिकली जो पाकिस्तान, ब्रिटेन वगैरह, पाकिस्तान जो बेसिकली वो जो ब्रिटिश कॉलोनीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जनरली हैव common law, common law generally derived from British jurisprudence, British system, हमने डिस्कस भी किया था British political system। On the other hand there is a civil law जो है वो it's a written codified law जो कि रोमन लॉ से निकलता है। तो फ्रांस is one of them। Civil law was drafted during Napoleon's times in 1804 in France। डिफरेंट काइंड्स लॉज हैं जो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जुडिशियल सिस्टम की बेसिस बनाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, हमारे भी यहाँ एक सीपीसी एग्जिस्ट करता है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा भी एक सीआरपीसी एग्जिस्ट करता है जो क्रिमिनल केसेस से डील करता है, ये सिविल केसेस से डील करता है। ये पीनल कोड, ये बेसिकली पेनल्टीज डिफाइन करता है। सिविल कोड, कमर्शियल कोड, सो ये डिफरेंट लॉज हैं जो कॉमन है फ्रांस के अंदर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में फर्क है फ्रांस में, लेकिन क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स में ऑर्डिनरी के अंदर विद इन ऑर्डिनरी सिविल और क्रिमिनल केसेस में फर्क नहीं है। जबकि हमारे जैसे ममालिक में, बरतानिया में और पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में फर्क मौजूद नहीं है, लेकिन एक ही ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुकदमे भी सुनती हैं और ऑर्डिनरी मुकदमे भी सुनती हैं। लेकिन उस ऑर्डिनरी के अंदर लोअर लेवल पे सिविल और क्रिमिनल के अंदर फर्क पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के अंदर ऑर्डिनरी कोर्ट्स ये हायरार्की है, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अगर सिविल केस का मुकदमा होता है, कोई सिविल नेचर का मुकदमा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, किसी के पैसे देने हैं, कोई किराएदार है, किसी ने बिजनेस में गबन किया है, उसके मुकदमात सिविल केसेस के होंगे। सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत वो सिविल कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसकी सिविल कोर्ट होगी। अगर किसी का कत्ल हो गया, डाका डल गया, कोई इस तरह की चोरी वगैरह क्रिमिनल केस है, तो वो उसकी कोर्ट पहली जो सबसे पहला मुकदमा है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल केसेस ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी उसकी। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से वो फिर आगे से सेशन कोर्ट में जाएगा क्रिमिनल केस, और अगर सिविल केस है तो वो आगे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। इधर से फिर दोनों केसेस आगे, इनके आगे जो एपेलेट अथॉरिटी है, कोर्ट ऑफ अपील है, वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट से आगे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। सो यू सी के चाहे ये सारे इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का केस है या ऑर्डिनरी नोयत का, वो इसी स्ट्रीम के अंदर ही घूमेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सेपरेट नहीं है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल के लिए लोअर लेवल पे सेपरेशन मौजूद है। जबकि फ्रांस के अंदर लोअर लेवल की क्रिमिनल और सिविल में ऑर्डिनरी में कोई सेपरेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव में मौजूद है। They operate on the principle of collegiality. The principle of collegiality is basically the idea के कोई भी केस एक जज नहीं सुनेगा। हमारे यहाँ तो सिंगल जज बेंच बनते हैं, तो मिनिमम 3 जजेस केस सुनेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि एक जज गलती कर सकता है, 3 कभी इकट्ठे गलती नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को समझा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो वन जज एंड नॉट नंबर ऑफ देम कैन बी करप्टेड। दिस इज द असम्पशन अपॉन व्हिच द प्रिंसिपल ऑफ collegiality rests. Britain does not have that system. We don't have that system. We do have one member judges. Independence of judiciary. Judges work under the Minister of Judicial Department. However, the High Council of Magistracy has strengthened judiciary. Judges are irremovable except the charges of gross misconduct on the recommendation of High Council of Judiciary. ये आपको याद है मैंने जब बताया था कि अपॉइंटमेंट इसके थ्रू होती है, तो जुडिशियल कमेटी के इक्विवेलेंट, तो इट टर्न्स आउट कि उनकी रिमूवल भी हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी के थ्रू होती है। सो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी हमारी जुडिशियल कमेटी के तौर पे एक्ट करती है इन अपॉइंटमेंट्स। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स के लिए जुडिशियल कमेटी है, और रिमूवल ऑफ जजेस के लिए पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। सो इट एक्ट्स एज, अगर हम हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी का पाकिस्तानी वर्जन देखें तो वो दोनों हैं, तो इट एक्ट्स बोथ एज जुडिशियल कमेटी एंड सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो पाकिस्तान में। जो आपको मैं एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आगे कभी बातें ज़हन में और डिस्कशन में आएंगी तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, आप कंपैरिजंस कर सकें। यू कैन हैव दैट मेंटल नोट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग। तो जुडिशरी टेक्निकली इसलिए इंडिपेंडेंट है, कोई भी सियासी बंदा, क्योंकि हायर काउंसिल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली इलेक्ट होती है, ये आगे से फिर जजेस को रिमूव कर सकती है, सिर्फ वो भी ग्रोस मिसकॉन्डक्ट के चार्जेस पे। तो इसलिए जुडिशरी लार्जली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल आई फॉरगॉट टू गिव, जब
बुर्कीनी बैन हुआ था फ्रांस में, ये आप गूगल भी कीजिएगा और उसको एज अ रेफरेंस दीजिएगा इसके अंदर। बुर्कीनी बैन के ऊपर फुल बॉडी स्विम वेयर था, उसके ऊपर पाबंदी लगी थी, तो जुडिशरी ने वहां पर उसे नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। सो यू सी, इवन दो पॉलिटिकल पार्टी और सियासी जो नैरेटिव था राइट विंग जमात मैरीन ले पेन की नेशनल फ्रंट का, वो ये था कि बैन होने चाहिए, इट्स अगेंस्ट फ्रेंच वैल्यूज ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी तो उसने ये स्ट्राइक डाउन किया। Then there is this absence of habeas corpus. Habeas corpus is a writ. Writ jurisdiction एक चीज होती है, तो writ of habeas corpus बहुत फेमस है, जो आप में लॉ स्टूडेंट्स हैं वो तो इससे बहुत फेमिलियर हैं। writ of habeas corpus बेसिकली ये होती है कि आप कहते हो कि अगर किसी बंदे को डिटेन किया है पुलिस ने या गवर्नमेंट ने, तो उसको जज के सामने 24 घंटे के अंदर आपने एज सुन एज पॉसिबल पेश करना होता है जज के सामने, हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस में रिमेंबर फर्स्ट अपील कोर्ट होती है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, तो आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बताना होता है कि इस बंदे को क्यों डिटेन किया, इसको क्यों कैद किया, इसको क्यों जेल में डाला है। द आइडिया इज के हमने जिस तरह पॉलिटिकल इवोल्यूशन पढ़ी है, तो मोनार्की के टाइम में या डिक्टेटरशिप्स के टाइम के अंदर राइट्स नहीं होते लोगों के पास, तो लोगों को जब मर्जी उठा के अंदर कर दो, लोगों को जब मर्जी जेल में डाल दो, किसी भी गुनाह में उनको बंद कर दो, बेगुनाह लोगों को भी बंद कर दो। मगर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जो मॉडर्न गवर्नेंस का सिस्टम है, उसके अंदर आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हो। तो चूंकि आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हो, तो आप किसी को आर्बिट्रेरिली, विम्सिकली, दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, कि आप किसी को एम ही उठा के नहीं अंदर डाल सकते। आपके पास रीजंस, क्या लॉ ब्रेक किया है उसने, तो आप उस पुलिस वाले को, पुलिस को, या जिन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी ने जिसने उठाया है, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, जुडिशरी के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि हमने इसे क्यों उठाया और whether there is a sufficient cause to detain that person or not. If the judiciary is not satisfied, then उसको फिर रिलीज करना पड़ता है। ये habeas corpus का बेसिकली प्रिंसिपल है, that no person should be detained arbitrarily. तो हमारे यहाँ तो आर्टिकल 199 जो है पाकिस्तान का, वो डायरेक्टली रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस उसके अंदर बात करता है, तो इट्स वेरी फेमस आर्टिकल 199। इसी तरह दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में एग्जिस्ट करता है, ब्रिटिश लीगल सिस्टम में ये एस्टैब्लिश्ड है, पाकिस्तान के सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी में भी है, ये आपको मैंने 491 सीआरपीसी का ये लिखा भी है। एनी हाई कोर्ट मे व्हेनेवर इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट अ पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स एपेलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ। That a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits be set at liberty. Illegally और improperly अगर किसी को डिटेन किया पब्लिक या प्राइवेट कस्टडी में, तो उसको आज़ादी दी जाए। तो ये बेसिकली हेबियस कॉर्पस है। तो देखें ये लॉ में हमारे मौजूद है, फ्रांस में ये एज अ लॉ मौजूद नहीं है, एज अ राइट ये मौजूद नहीं है। इवन दो प्रैक्टिस होता है जनरली, लेकिन इमरजेंसी केसेस में तो खैर बिल्कुल नहीं होता जब इमरजेंसी लगती है वहां। तो ब्रीफली आर्टिकल 65 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है, बट इट्स नॉट प्रोवाइडेड। रिट एज अ सच कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती। रिट इज बेसिकली अ कमांड ऑफ द जुडिशरी। तो 5 रिट्स होती हैं, जिस तरह हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया था, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सर्शियोराए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ क्वो वारंटो। इनके मतलब भी थोड़ा सा आप पढ़ लें। डू गूगल व्हाट रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज एंड हाउ इट हैज कम अबाउट। आपको ये वाली बात याद करने में भी आसानी होगी और इसके लिए आपको अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा। नाउ दे आल्सो हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में अभी बताया कि दे हैव ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स फॉर ऑर्डिनरी सिटीजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। पाकिस्तान, इंडिया एंड ब्रिटेन डज नॉट हैव सेपरेट लॉज फॉर सेपरेट कोर्ट्स। ये वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी एज अ रिवीजन। जुडिशियल रिव्यू रेस्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू करती है, इंडिया में भी वही करती है, यूएस में भी वही करती है, लेकिन उनकी जिस तरह वो मैंने आपको बताई थी 4 हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील्स है, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जिसका काम जुडिशियल रिव्यू करना है। पाकिस्तान में नहीं है। ब्रिटिश में तो वैसे जुडिशियल रिव्यू ही जरिए से एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगेन एज अ रिविजन, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, स्टेट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जुडिशियल रिव्यू के अंदर, और किसकी जुरिस्डिक्शन में कौन सा केस आता है उसके लिए जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम है उसके अंदर हमने बात
फिर न्यू एस्पेक्ट से सवाल आया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो वो फीचर्स में भी और इसमें भी आपने थोड़ा सा मर्ज करके इसका आंसर लिखना है. सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स पे अप्लाई होता है. गवर्नमेंट एजेंसीज आर बाउंड टू फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. It is a type of public law. The concept of public law is it is the sum total of the principles according to which the activity of the services other than judiciary concerned with the execution of law is concerned. यानी कि तकरीब बेसिकली पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, यानी गवर्नमेंट के जितने मुलाजमीन हैं. इट रिलेट्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पब्लिक अथॉरिटीज. Law of official powers or the law which determines the discretion permitted to administrative officers and agencies. So these are different definitions which are basically saying the same thing. You would notice, but for content creation के लिए आपको different definitions याद करके लिखनी पड़ेंगी. Same thing, public officials, civil servants, public authorities, administrators, जो भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनके ऊपर. एवी डाइसी का क्या ओपिनियन है? उसका ओपिनियन ये है कि हमने ये रूल ऑफ लॉ की में भी हम इसको देखेंगे. वो ये कि there are 3 features of this system. The rights of the state are determined by a special body of laws which are not applicable to ordinary citizens. क्योंकि administrative लोगों पे सिर्फ लग रहा है ये. Administrative courts do not have judges but state officials who try state officials under administrative law. Special protection is given to officials for acts performed in their official capacities. तो डाइसी को ये लगता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है. इस सिस्टम के तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं दे गेट मोर लीवे, दे गेट मोर प्रोटेक्शन बिकॉज उन्हीं के सुपीरियर्स पर उनका ट्रायल कर रहे होते हैं, उनको सेपरेट लॉ डील कर रहा है, ऑर्डिनरी लॉ डील नहीं कर रहा. तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट है. एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की जो हायरार्की है, जो मैं पहले भी आपको जो बता चुका हूँ वो चार्ट के अंदर, वो ये थी कि सबसे पहला टीयर जो लोएस्ट टीयर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काउंसिल है. दिस इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. केस यहाँ से शुरू होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के अंदर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वो यहाँ से शुरू होगा. म्यूनिसिपल मैटर्स और कैंटोनल इलेक्शंस को भी ये डील करते हैं. जो सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है विच विल बी इक्विवेलेंट टू अवर हाई कोर्ट, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट है जिसमें इसके डिसीजंस के खिलाफ अपील इस कोर्ट में जाती है. इट वाज क्रिएटेड 1987. इट वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो उनकी स्टेट काउंसिल है विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव टियर, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है डिफरेंट मामलों के ऊपर. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से डील करता है, उसके सोर्सेस क्या हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जैसे कि बताया मैंने आपको, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड राइट्स ऑफ सिटीजंस. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट्स. स्टैट्यूट्स मींस एक्ट्स. एक्ट्स मींस पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, उन्होंने जो लॉज ओवर टाइम बनाए हैं, यानी अपनी पार्लियामेंट में जो लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पास किए हैं वो. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जैसे फॉर इंस्टेंस जुडिशियल डिसीजंस. तो जुडिशियल डिसीजंस इसके अंदर आ गए, वो भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इवॉल्व किया है. जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बाइंडिंग है. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड लॉज हैं, कुछ ऑर्गेनिक, ऑर्डिनरी और फाइनेंस लॉ से रिलेटेड है. और रेगुलेशन इसका एक सोर्स है. रेगुलेशन की 2 पावर अथॉरिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 21 और 13 के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो इशू करता है. आखिरी ये 14 मिनट की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर. हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन की उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर समराइज किया हुआ है कि फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसकी पार्लियामेंट कैसे काम करती है, प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है, कैबिनेट कैसे है, जुडिशियल क्या है. तो वो सारा इसके अंदर एक अच्छी